राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस के खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह आज गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदी दिवस समारोह 2022 व द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृत काल में भारत को स्वभाषा की लघुता से मुक्त कराना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी देश की स्वभाषा है और स्वभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। आजादी के आंदोलन के सभी बड़े नेताओं ने राजभाषा हिंदी और स्थानीय भाषा में ही आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन विस्तृत बन सका। अमित शाह ने कहा कि भारत भाषाओं का रथ है। राजभाषा हिंदी के विकास व प्रचार प्रसार के लिए पूरे संकल्प के साथ काम करना होगा। सबसे पहले तो मैं देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को आज हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब के लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने, पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है। इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता है। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, 2 कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि है। वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा था। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गरवी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था, इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चाहिए। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है।
बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया था। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर सबसे बड़ा भार अगर किसी चीज पर दिया है तो उस पर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और इसके आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी चाहिए। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि संकोच रखे बगैर धड़ल्ले के साथ स्वभाषा के उपयोग को जोर से बोलिए, स्वीकृत हो इस तरह से बोलिए और दुनिया में विशेषकर युवाओं में इसको स्वीकार कराने का मेरी आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हम इस अभियान को अब मुखर कर बोले, मुखर कर अभिव्यक्त करें और मुखर कर इसकी स्वीकृति लाने का प्रयास करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक ने फीफा विमेन अंडर 17 विश्व कप की साइनिंग की मंजूरी दी है। साथ ही बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप इस बार भारत में होगा। इसमें मुकाबले नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में 11 से 30 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में फैसला लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद वो अनुसूचित सूची में आएंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज़ की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये उसी तर्ज पर है जैसा 2017 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। और इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। 3 शहरों में इसको खेला जाएगा, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में। इससे हमारी महिला खिलाड़ियों को, जिनकी फुटबॉल में रुचि है, उनको तो अच्छे अवसर मिलेंगे ही, फुटबॉल के खेल को भी देश भर में बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस मंत्रिमंडल के बैठक में जनजातीय विषयों के बारे में फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और 1 को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां
इस समय है, और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। भारिया भूमिया के स्थान के साथ साथ अब उसमें भूइयाँ, भूइयाँ एवं भूया ये शब्द जोड़े गए हैं। वहीं क्रमांक संख्या 5 में ही भारिया के स्थान पर पर्यायवाची शब्द के रूप में भारिया शब्द को भी जोड़े गए हैं। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो, पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने के वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। इसी तरीके से क्रमांक 15 में गदबा और गडबा ये दोनों शब्द को जोड़े गए हैं, जो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर देखा गया है। इसी तरीके से क्रमांक 16 में गोंड के रूप में गोण शब्द को जोड़ा गया है। क्रमांक संख्या 23 में कोंद के साथ कोंड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से कोडाकू हैं, कोडाकू हैं। क्रमांक 32 में नगेसिया और नगासिया और किसान को पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़ा गया है। 33 में धांगड़ शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरीके से क्रमांक 41 में सावर ऑलरेडी है, उसमें सावरा, सौरा शब्द जोड़े गए हैं। हिमाचल में हट्टी समुदाय, हट्टी समुदाय सिरमौर ज़िले के अंदर ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये एरिया स्पेसिफिक रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फैसला मंत्री मंडल ने किया है, और इससे लगभग वहाँ 1,60,000 लोग अब इस सूची में शामिल होंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में पूरे हिल्स में रहने वाले एक ट्राइबल जिसकी सूची में नाम नहीं थी, नारी कोरबन और कुरुविकरण, इसके बारे में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। तो यह 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो बरसों से लंबित था उस पर लिया गया है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे में अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली के 58 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से 30 लाख के बिजली बिल जीरो आते हैं, 17 लाख उपभोक्ता के आधे बिल आते हैं। हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो सब्सिडी मांगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। बिजली के बिल केंद्र में उस फॉर्म को जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक नंबर 7011311111 भी जारी कर रहे हैं। इस नंबर पर मिस कॉल करना होगा। मिस्ड कॉल पर मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक मिलेगा जिसमें व्हाट्सएप पर फॉर्म खुल जाएगा। जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उन्हें मैसेज भी भेजे जाएंगे। 31 अक्टूबर को जितने लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर उनकी सरकार घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाएगी। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी। हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कोई छोटी मोटी इधर उधर लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली चली जाए तो चली जाए, नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगह आती है। और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ये केवल और केवल एक कट्टर ईमानदार सरकार की वजह से हुआ। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, 58 लैक्स। उसमें से 47 लाख कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है दिल्ली की। जो इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। 58 लाख टोटल कंज्यूमर्स है, 47 लाख को टोटल सब्सिडी मिलती है। उन 47 लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन लोगों को, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1, तो 701131 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो, हाय HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें।
आपके फिजिकली फॉर्म देने से या रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी, समझ गए। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी। फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फायदा उठाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में नब्बना मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में कल अत्याचार और राजनीतिक आंतरिक हनन की प्रकाष्ठा हो गई। बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, लेकिन ममता जी की अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। ममता जी बंगाल की सरहद के बाहर लोकतंत्र को बचाने की बात करती हैं और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार कर दी हैं। रविशंकर ने तीखे अंदाज में पश्चिम बंगाल पर बात करते हुए कहा कि कल बंगाल में हुए बवाल में हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हो गए, 400 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिनमें से 30 का अब भी इलाज चल रहा है। इनको गंभीर चोटें लगी है। उन्होंने कहा कि मैं और पार्टी स्पष्ट रूप से साफ करना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamta Ji surpassed all limits of brutality, repression, and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत गंभीर है कि बंगाल के सरहद के बाहर वो लोकतंत्र को बचाने की बात करती है और बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में सारी सरहदें पार करती है उनकी सरकार। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है। अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं,
वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है, और कोर्ट से उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप ये है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने है। हमारे विपक्ष नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका इंसाफ करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है। आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना, उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी। आज भी आप अपने 7 अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती हैं ना, सब भूल गए आप भी सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में, पुलिस की द्वारा ब्रुटैलिटी में। ये बहुत ही हर्षना योग्य है। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं, 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट का उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गोवा में पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने से सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कई सवाल खड़े किए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गोवा में जनता ने उस वक्त कांग्रेस को वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो भाजपा को नहीं चाहती थी, लेकिन आज के समय में विधायकों का पार्टी बदलना जनता के साथ धोखा करना है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गोवा में 8 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, तो क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं की जानी चाहिए? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रही है और कई राज्यों में सरकारें तोड़ने का काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि पंजाब में भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार के विधायकों को खरीदने का प्रलोभन दिया है। एक विधायक की खरीद पर भाजपा 25 करोड़ ऑफर कर रही है और विधायकों की खरीद में होने वाले करोड़ों रुपए भाजपा के पास कहां से आए? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। आज की प्रेस वार्ता भारत के लोकतंत्र की सीरियल किलर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और आज जब हम विधायकों को खरीदकर सरकार गिराकर नई सरकारें बनाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ये क्या बड़ी बात है। आप समझिए कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की क्या हालत हो गई है कि जनता द्वारा कुछ महीने पहले चुने गए विधायकों को कोई पार्टी खरीदकर अपनी पार्टी में ले आती है और ये लोगों के लिए एक साधारण सी बात हो गई। इतनी उदासीनता हमारे लोकतंत्र के अंदर आज आ गई है
6 महीने पहले गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने चुनाव लड़ा है। जनता ने कांग्रेस के जिन विधायकों को वोट दिया, देखिए मेरे जुबान पे भी खरीदा आ गया, क्योंकि अब विधायकों को चुनने से ज्यादा विधायकों को खरीदना ज्यादा अब जो है चर्चा में आ गया। मतलब जनता ने जिन कांग्रेस के विधायकों को वोट दिया वो इसलिए दिया कि वो बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते, वो बीजेपी को नहीं चाहते, वो बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को वोट देकर जिताया। और आज कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये कोई साधारण बात नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए। अब गोवा के अंदर 8 विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी गए हैं, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई को छापे नहीं मारने चाहिए? क्या ईडी को केस दर्ज नहीं करना चाहिए कि ये कैसे हो गया? मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस है। और यही ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोशिश की। मनीष सिसोदिया जी को ईडी से, सीबीआई से केसों में डराकर डराया धमकाया गया, छापे मारे गए और फिर मुख्यमंत्री बना देने का प्रलोभन दिया गया। और मनीष जी नहीं माने तो हमारे कुछ एमएलए के पास गए, उनको 20-20 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया और वो भी नहीं माने तो ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ। अब इनकी नजर पंजाब में है। पंजाब के हमारे विधायकों को संपर्क करके 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं और सीबीआई और ईडी के केसों से डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पंजाब के विधायक वहां के डीजीपी से मिलकर इसकी औपचारिक शिकायत देंगे। सीबीआई को भी हमने शिकायत दी, मगर आप देखिए सीबीआई ने अब तक उसमें कोई जांच नहीं शुरू की। हमने सीबीआई को भी शिकायत दी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, ईडी और सीबीआई से विधायकों को धमकाकर उनको अपनी तरफ लाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई जांच अभी तक सीबीआई ने दर्ज नहीं की है, कोई जांच अभी तक शुरू नहीं की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो अरविंद केजरीवाल से डरती है। उन्हें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल का एक विधायक तो दूर, अरविंद केजरीवाल के एक वॉलंटियर को खरीदने की भी हैसियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। और हम दोबारा से ये मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, किस तरीके से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इतना करोड़ों रुपए का कैश भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे विधायकों ने पूछा तो बताया पंजाब के अंदर 55 विधायकों को खरीदने की प्लानिंग है। एक विधायक को 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अगर विधायक और विधायकों को लेके आए तो 50 से 60 करोड़ रुपए की बात भी उससे कही जा रही है। किसी को मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, किसी को चेयरमैन बनाने की बात कह रहे हैं। और इस पैसे को ही जोड़ लिया जाए 25 करोड़ 55 विधायकों के नाम से तो 1375 करोड़ रुपए बनते हैं। जिन करोड़पति उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ रुपए की कर्जे की माफी दी, उन्हीं उद्योगपतियों से यह हजारों करोड़ रुपए आया। क्या इस देश के अंदर सीबीआई और ईडी की जांच करेगी? हम ये जानना चाहते हैं और ये दोबारा बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश कर ले, दिल्ली हो या पंजाब हो, जहां जहां अपोजिशन के अंदर आम आदमी पार्टी होगी, अपोजिशन का एक भी विधायक वो नहीं तोड़ पाएंगे और ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का फेल होगा।
भाजपा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। राजन तिवारी ने हाई कोर्ट के 2 एडवोकेट शुभेंदु मुखर्जी और हिमांशु पाठक के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा ने राजेंद्र नगर उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि दुर्गेश पाठक ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी थी वह गलत है। उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुर्गेश पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनका स्पष्टीकरण अब मांगा है। इसके बाद भाजपा ने आज दुर्गेश पाठक की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी रखी। दरअसल दुर्गेश पाठक ने जब राजेंद्र नगर उपचुनाव में नामांकन किया था तो वे DCPCR के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। लाभ के पद पर रहने के बावजूद दुर्गेश पाठक ने अपना नामांकन किया था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया दुर्गेश पाठक जी के जो था उसके बारे में क्या करें? देखिए, ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है कि यदि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो चुनाव लड़ते समय अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस है तो मुझे उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने उस केस को छुपाया, नहीं वर्णन किया, इसलिए उनका हलफनामा, उनका एफिडेविट गलत हो गया। इस कारण से उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए, उसके लिए भी जानकारी लेंगे, क्योंकि इस कोर्ट ने एक संज्ञान ले लिया। यदि वो प्रूव हो गए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन इस प्रकार का भी लिया जाएगा कि झूठ बोल करके गलत हलफनामा देकर उसकी अपनी सजा है, उसके लिए अलग केस इन पर चलाया जाएगा। नहीं, पहले वाला जो है उसकी FIR 2020 में वो केस भी हमने किया था और उस केस के अंदर इनको उसका उल्लेख करना चाहिए था, नहीं किया। ये तो एक केस है जिसकी मुझे भी जानकारी है जो छुपाया उन्होंने। हो सकता है और भी केसेस हो उनके ऊपर, उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जब प्रकाश में आया जिसको उन्होंने नहीं बताया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। मैं शुभेंदु मुखर्जी अधिवक्ता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी, जैसे कि दुर्गेश पाठक जी जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं तो उनके ऊपर जो है चीटिंग का मामला जो है किया जा रहा है, जैसे राजेंद्र तिवारी जी के जरिए से उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा। तो उस मामले में आपने भी कुछ तथ्य डाले हैं, तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, तो मैं इसको एकदम पर्सपेक्टिव में रखता हूँ। चीटिंग का मामला इनके खिलाफ 2 साल पहले से दर्ज है। इन्होंने अब अपना कैंडिडेचर भरा, बाई इलेक्शन जो राजेंद्र नगर में हुआ था, राघव चड्ढा जी ने जो सीट वेकेट करी थी उनके जगह पे दुर्गेश पाठक एज कैंडिडेट थे। अब इलेक्शन लॉज के अनुसार आप जब अपना कैंडिडेचर भरते हैं, जब अपना नॉमिनेशन भरते हैं, उस टाइम आपको एक एफिडेविट देना होता है। नॉमिनेशन पेपर के साथ आपका एफिडेविट डलता है जो फॉर्म 26 उसमें कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर गाइडलाइंस है, बहुत साफ अक्षरों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है कि जब आप एफिडेविट इसको फाइल किया जाता है उस समय आपके कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते जो आपको सच्चाई सामने रखनी होती है। इलेक्टोर के जो आपके वोटर्स हैं उनको आपके बारे में सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अब उसमें एक ऐसा विषय है जो FIR का, जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जो आपके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं उसके बारे में आपको ऑन एफिडेविट आपको लिखना पड़ेगा, आप उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो 2020 में नॉर्थ एवेन्यू थाने में जो इनके खिलाफ चीटिंग, फॉर्जरी के ऊपर सेक्शंस लगाए, इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस लगे हुए हैं, उसके बारे में इन्होंने अपने एफिडेविट में कुछ भी बात नहीं लिखी, पूरा ही हाइड किया है। तो इन्होंने डिटेल्स एक तो वो हाइड करी। दूसरी बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विषय हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग समय में अलग अलग केसेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में आए जो काफ़ी नेताओं ने अपनी कुर्सी उनको गंवानी पड़ी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक DCPCR इनका एक बॉडी है, दिल्ली गवर्नमेंट का ही बॉडी है, उसका एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें साफ कहा गया है कि ये सदस्य थे, उस DCPCR जो बॉडी है उसके ये मेंबर थे, सदस्य थे। ये बात भी उन्होंने नहीं बताई। अब दो जो मेन है ग्रेव इनके जो ऑफेंसेस हैं, इन्होंने बातें नहीं रखी हैं। जो जिस दिन चुनाव था उस दिन भी वैसे क्या होता है, जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि आपको नॉमिनेशन फाइल करने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले आपको इन सारे पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। इनको क्लियर मालूम था कि ये ऐसे मेंबर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात भी इन्होंने नहीं बताई। तो FIR डिस्क्लोज़ नहीं किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो सेक्शन है, जो इलेक्शन कानून है,
हमारे देश में, धारा 123, धारा 125 और धारा 191 इसके तहत जो ये सारे डिस्क्लोजर्स है, जो 123 जो धारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप करप्ट प्रैक्टिस कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्होंने किया, एफआईआर नहीं डिस्क्लोज़ किया, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। 123 वो हुआ। 125 धारा फॉल्स एफिडेविट के ऊपर धारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो एफिडेविट में ही आपने झूठी बात अगर कही है तो उसको फॉल्स एफिडेविट माना जाएगा। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन धारा 100 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा गया है कि किस किस ग्राउंड्स पे आपका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और अगर आप एमएलए है तो सेक्शन 191 191 धारा जो है उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इतने सारे धाराएं हैं, इतने एफआईआर के जो सेक्शंस हैं, इन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। मतलब मैसेज जो ये जाता है कि पब्लिक के सामने आपने पूरी बातें नहीं लिखी, पब्लिक के सामने आपने बातें छुपाई और झूठ बोल के आपने इलेक्शन लड़ा। और कानून बहुत साफ कहता है कि अगर आप झूठे बातों पे, झूठे वादों पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका इलेक्शन रद्द किया जा सकता है। और 7 तारीख को ये हियरिंग हुई थी, 7 तारीख को नोटिस इन्होंने दिया हाई कोर्ट ने, और 21 नवंबर अगली तारीख है सुनवाई की इस मामले में। दिल्ली में बस घोटाले को लेकर एक बार फिर भाजपा ने दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में डीटीसी की 1000 बसों की खरीद में हुआ घोटाला सबके सामने है कि किस तरह से अपनी चहेती कंपनियों को टेंडर देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्लानिंग की। आदेश गुप्ता ने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जो कि डीटीसी बोर्ड के चेयरमैन नहीं हो सकते थे, डीटीसी के इतिहास में पहली बार उन्हें एक दिन पहले चेयरमैन बना दिया गया। प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लगातार भ्रष्टाचार, करप्शन के मुद्दे पर जवाब देने से वो लगातार बचते रहे। कोई जवाब उनको देते हुए बन नहीं रहा है और इसलिए वो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। जिस तरह से दिल्ली की डीटीसी के द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों के टेंडर में की गई अनियमितताएं, धांधली, करप्शन जनता के सामने आया है, तब से इस मुद्दे पर वो बोल नहीं रहे। और जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल जी ने जो बातें पब्लिक डोमेन में लाए हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो आम आदमी पार्टी ये झूठ बोल रहे हैं आप प्रवक्ता कि वो तो टेंडर ही नहीं हुआ था, वो टेंडर हुआ था, हमने कैंसिल कर दिया था या वर्क ऑर्डर ही नहीं किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से 1000 लो फ्लोर बसों को खरीद की टेंडर हुआ और उस टेंडर की प्रक्रिया में सीवीसी की गाइडलाइन को उल्लंघन किया गया, जनरल फाइनेंस रूल को उल्लंघन किया गया, प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स के मैनुअल्स का उल्लंघन किया गया और टेंडर अपनी चहेती कंपनी को दिया जाए, इसके लिए पहले से ही गोटियां बिठाई गई। 7 नवंबर 2019 को वो टेंडर डीटीसी बोर्ड में जाना था। अगर डीटीसी बोर्ड में कोई अधिकारी वहां का चेयरमैन होता तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता था। इसलिए उन्होंने नियम के खिलाफ जाकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को एक दिन पहले 6 नवंबर को डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, क्योंकि 7 नवंबर को वो टेंडर जो किया था उस टेंडर का पूरा प्रोसेस जो बोर्ड में अप्रूवल के लिए जाना है उसमें जाना था, अप्रूव करना था उन्हें। तो पहले से ही उन्होंने तैयारी की कि कैलाश गहलोत जो अरविंद केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री भी, उनके इशारे पर, अरविंद केजरीवाल के एक इशारे पर अक्षरशः काम करते हैं, इसलिए उन्होंने कैलाश गहलोत को डीटीसी का
चेयरमैन बना दिया नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। तो ये मंशा उनकी पहले से थी कि बड़ा घोटाला करना है, इसलिए उन्होंने जब 1000 बसों की खरीद का टेंडर आमंत्रित किया गया तो उसमें देश की एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी जिसने कम रेट पर ये टेंडर बिड किया, लेकिन उस कंपनी को नहीं निगोशिएशन के लिए आमंत्रित करके उन्होंने एक जेबीएम कंपनी जो अरविंद केजरीवाल की चहेती है, जिसको पहले से डील हो गई थी, उनको आमंत्रित किया। उनके साथ निगोशिएशन करके उन्होंने जहां एक और दिल्ली और देश की टैक्स पेयर के पैसे को उड़ाते हुए उनको उनके पैसे का मजाक बनाते हुए ज्यादा पैसे में वो टेंडर अप्रूव किया और कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड भी कर दिया। जैसे ये बात भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नाते विपक्ष के ने उठाई, विधानसभा में उठाई, तो उन्होंने आनंद फानंद में इस टेंडर को कैंसिल नहीं किया। इस टेंडर को एडवांस में यानी वो मात्र कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है और ये करके उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, पहले से ही डील हुई है। एक एक बात के पुख्ता हमारे पास सबूत है कि किस तरह इन्होंने लो फ्लोर बसों की खरीद में 1000 बसों की खरीद और फिर उनके मेंटेनेंस में 4 गुना ज्यादा कीमत देकर जो उन्होंने करप्शन किया है, उस पर अभी तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी की ओर से जो बातें कही गई है वो सर्वथा झूठ है, झूठ पर आधारित है। इसलिए जो बातें आज पब्लिक डोमेन में आई हैं और वो जांच में सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं, इसीलिए सीबीआई इस मुद्दे पर जांच कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का ना तो सीबीसी पर कोई भरोसा है, क्योंकि वो सीबीसी की बजाय डीसीसी यानी मैंने पहले कहा डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर भरोसा रखते हैं। उनका सीबीसी पर कोई भरोसा नहीं है। उनका संविधान, कानून, नियम, टेंडर प्रक्रिया उसमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि केजरीवाल कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है। और ये आज एक बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का सामने आया है। उम्मीद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को सुनकर कैलाश गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार पर कैलाश गहलोत को बर्खास्त होना चाहिए, उनकी सरकार में नहीं रहने का हक है उन्हें, ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गोवा में पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को हुआ बड़ा हादसा, बस के खाई में गिरने से 11 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। पीएम मोदी ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, कहा हिंदी की सरलता, संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की अचानक लिफ्ट गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 7 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद के गुजरात में आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की, साथ ही 6 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए। भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन। राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम के प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को शिवगिरी मठ में दी श्रद्धांजलि। भ्रष्टाचार को लेकर अपने राज्य के कृषि मंत्री के बयान पर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा कि उनका बयान आंख खोलने वाला है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, 6 हफ्तों में सरकारी बंगला खाली करने को कहा। महाराष्ट्र में यूपी से आए साधुओं की बेरहमी से की गई पिटाई, बच्चा चोर समझकर साधुओं पर बरसाए लाठी और डंडे।
अमेरिका ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान में 10 लाख पाउंड से अधिक की मानवीय आपूर्ति के लिए 10 मिशन भेजे। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 1400 लोगों की हुई मौत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र